हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से दोबारा हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिस भूत की वीडियो की हमने बात किया था उसके लिए आप लोग मुझे कोई कॉल ना करें। लोग मुझे काफ़ी कॉल करते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों को उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा। लेकिन कॉल, इंस्टाग्राम पर मैसेज और ईमेल पर मैसेज बिल्कुल ना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी शिल्पा की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिल्पा है। वैसे तो मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, लेकिन यह घटना नॉर्थ ईस्ट में मेरे साथ घटी थी। यह बात आज से कई साल पुरानी है। लगभग 2007 दिसंबर के महीने की बात थी। उस समय मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हम नॉर्थ ईस्ट गए हुए थे। नॉर्थ ईस्ट में हमें 3 से 4 महीना रुकना था। बात कुछ ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे तो वो कंपनी का एक प्रोजेक्ट था जो कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कतें आने की वजह से कंपनी ने यह निर्णय लिया कि वो मेरे हस्बैंड को वहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए भेजेंगे। मेरे हस्बैंड ने जब ये बात मुझसे कही तो मैंने कहा कि हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, हम भी साथ चलते हैं। इस पर मेरे हस्बैंड मान गए। मैं और मेरे 2 बच्चे, हम सभी लोग मेरे हस्बैंड के साथ निकल पड़े। जब हम लोग वहाँ पर गए तभी वो कुछ नवंबर का महीना चल रहा था। मेरा जो बड़ा बेटा था उस समय वो 3 साल का था और उससे जो छोटा वाला बेटा था वो अभी 1 ही साल का था। हम शुरू में तो कंपनी ने जो हमें क्वार्टर दिया था रहने के लिए, हम उसी में जाकर रहने लगे। लेकिन वो जगह अच्छी नहीं लग रही थी। मैं मेरे हस्बैंड से बार बार कहती थी कि जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। क्योंकि आसपास का जो वहाँ पर एनवायरनमेंट था और जो सराउंडिंग में लोग थे वो ठीक नहीं लगते थे मुझे। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने कुछ 7 या 8 दिन के बाद एक स्टेट एजेंट से कांटेक्ट करके दूसरी जगह पर घर लिया जो कि रेंट पर था। घर बहुत अच्छा था। हम लोग उस घर में जाकर रहने लगे। शुरू में 2-4 दिन तो ठीक लगा। उसके बाद में कुछ घटनाएं शुरू होने लगी। मैं अगर आप लोगों से साफ शब्दों में कहूँ, शायद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पहले ही दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन हम लोग उसे अपना वहम मानकर इग्नोर करते थे। जब ये घटनाएं शुरू हुई तो कुछ अजीब सा हुआ। एक रात, जब पूर्णिमा की रात थी और चांद की किरणें हमारे घर में बिल्कुल ज़्यादा आ रही थी। दोस्तों, वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि यूं लग रहा था किसी ने नाइट लैंप लगा दिया हो। मैं मेरे हस्बैंड से कहने भी लगी कि ये चांद की किरणें घर पे जो आ रही है ये कितनी खूबसूरत लग रही है। हम आपस में बात करके रात में सोने के लिए जब लेटे तभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हम अब तक सोए नहीं थे, हम जागे ही थे। जैसी वो आवाज़ें सुनाई दी, मैं अपने बिस्तर से तुरंत उठी और बाहर हॉल में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर कोने में शायद चूहा था जो कि वही आवाज़ कर रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगाया, वो अंदर से बाहर आए। फिर मैंने उनसे कहा कि वहाँ पर चूहा है। स्विच बोर्ड उसी चूहे को जहाँ पर मैं देख रही थी उसके ऊपर था, तो इसीलिए मैंने जाकर लाइट ऑन नहीं किया था तब तक। मेरे हस्बैंड आगे गए, जाकर लाइट ऑन किया और फिर अच्छे से हर जगह चेक किया तो कहीं पर कोई चूहा दिखाई नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है ये भी तुम्हारा वहम हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहने लगी कि पिछले 3-4 दिन से यही बात चल रही है। घर में मुझे कोई भी चीज़ दिखाई देती है या महसूस होता है तो सिर्फ उसको आप लोग वहम का नाम दे देते हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया। उसके बाद हम दोनों ही दोबारा जाकर लेटे। मेरे हस्बैंड लेट कर 5 मिनट के अंदर सो चुके थे। वैसे भी वो काम पर से आते थे, बहुत ज़्यादा थक चुके होते थे। मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी दीवार पर किसी की परछाई नजर आ रही है।
और परछाई ऐसी नजर आ रही थी जैसा कि कोई अदृश्य इंसान उस दीवार के सामने खड़ा है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी परछाई उस चांद की किरणों में बिल्कुल साफ सामने दीवार पर दिखाई दे रही थी। वो परछाई कभी दाएं जाती तो कभी बाएं जाती। एक डरा देने वाली बात यह थी कि वो परछाई दीवार पर ही ऊपर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा वो दीवार पर ही रेंगते हुए ऊपर जा रही है और फिर वो नीचे आती। मैं ये देखकर मेरे हस्बैंड को उठाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों कहते ना स्लीप पैरालाइज किसी को हो जाता है, बस वैसा ही कुछ हुआ था। ना ही तो मेरे हाथ पैर हिल रहे थे, ना ही मैं चाहकर कुछ आवाज निकाल पा रही थी। मैं खुद उस समय कंफ्यूज थी कि ये सपना है या सच में मैं ये सब देख रही हूँ। 1 मिनट गुजरा होगा कि एक आवाज के साथ मेरे पति की आंख खुली। वो आवाज किचन में एक बड़े से डब्बे के गिरने की थी। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मैं सोई नहीं थी, मैं जागी ही थी। जैसे ही वो आवाज आई, ऐसा लगा कि मैं कोमा से बाहर निकल कर आई। यानी मैं देख तो सब पा रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं बात भी करने लगी और हिलने भी लगी। मैंने मेरे पति से कहा डरते हुए कि अभी अभी मैंने वहां पर कुछ देखा। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि पसीने में भीग चुकी थी। मेरे पति मुझे समझाने लगे कि क्या बात हो गया, इतना क्यों डर गई है। मैं उन्हें बार बार कहने लगी कि मैंने सामने कुछ तो देखा। वो बस मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे दिलासा दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है शिल्पा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाती कि जो मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था। मेरे बच्चे जो कि हमारे बेड के बाजू में ही गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो लोग डर से उठ ना जाए या मेरे चीखने चिल्लाने से उठ ना जाए, इसलिए उस समय मैंने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं समझा। फिर किचन में जाकर जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो हमारा जो आटे का डब्बा था वो काफ़ी बड़ा था और स्टील का था। वो डब्बा ज़मीन पर गिर चुका था और आटा चारों ओर बिखरा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उठकर उनके पीछे चले गई। जब जाकर देखा तो आटा पूरे घर में बिखरा हुआ था। मैं उनसे कहने लगी कि डब्बा यहाँ पर गिरा है तो आटा तो कुछ ही दूर तक जाना चाहिए, पूरे घर में आटा कैसे बिखरा जा सकता है। वो भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इतना सारा आटा पूरे घर में कैसे बिखर गया। उसके बाद दोस्तों जो हमने देखा वो आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने लाइट ऑन की, हमने देखा कि उसी आटे के ऊपर पैर के पंजे बनते हुए आ रहे थे और वो पंजे किचन की साइड से धीरे धीरे हमारी ओर आ रहे थे। दोस्तों हमने ये भी देखा कि आटे के ऊपर कोई अदृश्य इंसान अपने पैर रखता है और जब वो पैर उठाता है तब उसके पैर पर चिपका हुआ आटा हवा में उड़ने लगता है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वही आटे से बने हुए पंजे हवा में उड़कर फिर आगे आते हैं और ऐसे ही दोनों पैर से वो आगे चलते हुए हमारी ओर आ रहा था। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई और चिल्लाने ही वाली थी कि फिर से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ हमारे बेडरूम में से आई थी। जैसे ही मैंने बेडरूम में जाकर देखा तो मैंने पाया कि एक सर कटा काला कलर का कौवा जोरों से वहां पर फड़फड़ा रहा था। यूं देखिए कि अगर किसी पक्षी का सर काटा जाता है, वो जैसा फड़फड़ाता है वो कौवा ठीक वैसे ही फड़फड़ा रहा था। मैंने जाकर जब बेडरूम की लाइट ऑन की तो मैं और ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उस कौवे का खून लाल की बजाय डार्क काले रंग का था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गंदी नाली का पानी पूरे घर में बिखेर दिया है। और दोस्तों उस खून में इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि जैसा यूं लग रहा था हम किसी ड्रेनेज पाइप के पास खड़े हो। मैं अंदर जाकर खुद को संभाल रही थी कि मेरा छोटा बेटा उठकर रोने लगा। मैं उसके पास गई और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे हस्बैंड आकर अंदर देखने लगे। वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। मैंने उनसे कहा ये कौवा यहाँ कैसे आया, क्योंकि दोस्तों हमारे बेडरूम की खिड़की तो बंद थी। फिर वो कौवे का अंदर आ जाना ये हमारे समझ के बाहर था। अभी हम
ये बात डिस्कस कर ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने कहा, एक काम करो, हमारे दूसरे बेटे को भी उठाओ, हम अभी इसी समय इस घर को छोड़कर निकल जाएंगे। हमने हमारे बेटे को उठाया और जैसे ही मेन डोर तक पहुंचे कि ऐसा लगा किसी ने पीछे से हम दोनों के कंधे पर हाथ रखा और कान में धीरे से बोला कि दोबारा यहाँ पर मत आना। ये सुनकर हमारे पैर डर की वजह से कांपने लगे। मैंने मेरे पति से कहा, ये आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर मत देख, बस यहाँ से निकल चल। हम लोग वहाँ से निकले और रात में हमने वहाँ पर ही एक होटल बुक किया और उसमें जाकर रहने लगे। अगले दिन फिर से हम उसी क्वार्टर में जाकर रहने वाले थे जो कि कंपनी ने दी हुई थी, लेकिन हमारे सारे कपड़े और दूसरे जो सामान थे वो तो हमारे इसी घर में थे, तो हमें सामान तो लेना ही था। हम जब अपना सामान लेने के लिए उस घर पर गए तो हम देखकर फिर से दंग रह गए। ना घर में आटा था, ना ही कौवा, ना ही उसका खून। घर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया है, अभी ही किसी ने घर की सफाई की हो, और घर में खुशबू भी आ रही थी। मैंने मेरे पति से कहा, ये क्या था? क्या वो हमें रहना नहीं देना चाहते यहाँ पर? मेरे पति ने कहा, वो जो भी आत्माएं थी, शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि हम लोग उन्हीं के घर पर रहें, इसीलिए उन लोगों ने हमें यहाँ से निकालने के लिए शायद हमें डराया होगा। दोस्तों, मैंने ये बात कुछ लोगों से डिस्कस करी तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि आत्माएं अगर ज़्यादा गुस्से में आ जाती है तो वो जान से मार देती है। कुछ लोगों ने कहा कि कई बार वो अपने होने का और किसी चीज़ का संकेत देती है, तो किसी ने कहा कि वो कई बार सिर्फ डराती है और परेशान करती है। मैं नहीं जानती कि वो आत्माएं ऐसा क्यों करी और वो आत्माएं किसकी थी। हम लोगों ने तो उसके बारे में दोबारा जानने की कोशिश भी नहीं की। बस हम लोग उस घर को खाली करके हमारे क्वार्टर में दोबारा शिफ्ट हो गए। फिर हम वहीं पर बाकी का समय बिताए और दोबारा अपने होम टाउन महाराष्ट्र में आकर रहने लगे। दोस्तों, इसी के साथ शिल्पा जी का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में काला जादू कुछ ज़्यादा ही होता है। हो सकता है कि उस घर पर किसी ने काला जादू कर रखा हो, इसी वजह से हमारे साथ वो दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, ये थी शिल्पा जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी कमल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कमल है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह हमारे ही गांव की एक घटना है जो कि कई सारे लोगों को पता है। और दोस्तों, इस घटना के बाद कहा जाता है कि लोगों के मन में डर इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ लोगों ने तो गांव छोड़कर ही अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। चलिए मैं आप लोगों को घटना सुनाता हूँ। ये बात है 1999 के आसपास की। उस समय गांव में एक केस हुआ था। केस कुछ ऐसा था कि लोगों का ऐसा कहना था कि किसी ने बाहर से किसी आदमी को मारकर हमारे गांव में लाकर फेंक दिया था। उसकी लाश की बदबू से लोगों को पता चला कि उसकी लाश गांव के बाहर का जो हिस्सा था, जहां से जंगल शुरू होता था, वहीं पर उसकी लाश पड़ी हुई मिली। कहा जाता है जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन उसके बाद में भी कोई अता पता नहीं लगा कि किसने उसको मारा था और वो लाश कहाँ से आई थी। ये बात को गांव वाले भी भूल चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कुछ 4-5 दिन के बाद में एक औरत जो कि उसी एरिया में रहती थी, यानी कि जिस जगह से उसकी लाश मिली थी, वो औरत उसी जगह पर रहा करती थी। उसका वहां पर घर था। दोस्तों, कहा जाता है कि 3 साल पहले उसका बेटा और उसका आदमी मारे गए थे। वो लोग खेत में गए हुए थे, लेकिन सांप ने दोनों को डस लिया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। वो औरत अकेले रहती थी। उसे गांव के लोगों का बहुत सपोर्ट था। लोग उसे खाना पानी दे दिया करते थे। उसका कहना यह था कि मैं रात में कुछ आवाजें सुन रही हूँ, लेकिन इस पर गांव वालों ने पहले विश्वास नहीं किया। फिर 4-5 दिन के बाद वो एकदम से रात में ही चीखती चिल्लाती गांव में दौड़ने लगी, एक जगह से दूसरी जगह।
गांव वाले इससे कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जब लोगों ने घर का दरवाजा खोलकर अपने अपने बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये वही औरत है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और इधर उधर भाग रही थी। लोगों ने उसे पकड़ा, अपने घर में लेकर गए, उसे पानी पिलाकर शांत किया। कहा जाता है कि उसे शांत करने में लोगों को 10 से 20 मिनट लग गया, क्योंकि उसके मन में डर इतना ज्यादा था। उसका कहना यह था कि रात में फिर से मेरे घर के पास से कुछ आवाजें आई। वो आवाजें सुनकर मैंने घर का दरवाजा खोला और जब मैं बाहर निकल कर देखी तो दूर उसी बॉर्डर पर, जहां से जंगल और गांव अलग अलग होते थे, जिस जगह पर उस आदमी की लाश मिली थी, वहां पर मुझे कुछ हलचल नजर आई। तो मैं करीब जाकर वहां पर देखने लगी। दोस्तों, उस औरत के पास में लालटेन था। कहती है कि मैं लालटेन लेकर वहां पर गई थी देखने के लिए। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सर ही नहीं था, सर उसका धड़ से अलग था, वो आदमी वहां पर खड़ा हुआ था और मेरी ओर दोनों हाथ करके मुझे अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। इसके बाद जब वो वहां से देखकर डरी और भागी, तब वो आदमी एक लंबी सी छलांग लगाकर ठीक उसी जगह पर आकर खड़ा हुआ जिस जगह से वो औरत उसे देख रही थी। कहते हैं कि उसके बाद में वो औरत इतना ज्यादा डर गई, क्योंकि अब उसे यूं लग रहा था कि वो भूत या वो आत्मा उसे मार कर ही दम लेगा। दोस्तों, लोगों ने उससे कहा कि ठीक है, तू अब उस बॉर्डर के पास जो तेरा घर है वहां पर नहीं रहना, तो किसी के भी घर में रह सकती है। गांव में दोस्तों एकता बहुत होती है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता ही होगा, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से कुछ दिन वो गांव के ऐसे घरों में रही जो कि बॉर्डर से काफी दूर थे। और गांव से दूर रहने के बाद में भी दोस्तों एक बात जो कि उसके साथ बहुत अजीब हो रही थी, वो ये थी कि रोज रात में वो सपने से डर के उठती और रोजाना वो एक ही सपना देखते। सपने से उठकर वो एक ही बात कहती कि शायद अब मेरा बचना नामुमकिन है। इस बात से गांव वालों के मन में दहशत और ज्यादा बढ़ गई थी। गांव के लोगों ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग उस बॉर्डर के पास जाकर देखते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है, क्योंकि दिन के समय तो कई सारे लोग थे जो जंगल में आते जाते थे, लेकिन रात के समय लोग अवॉइड करते थे। इस घटना के बाद गांव से 12 लोगों का एक झुंड उसी बॉर्डर की ओर रात के समय निकल पड़ा। जब वहां पर वो लोगों ने जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से पलटकर कुछ थोड़ा ही आगे आए थे कि उन्होंने दूर से उसी जगह से कुछ आवाजें सुनी और उनमें से 2 आदमी ऐसे थे जिनका ये दावा था कि हमने भी वहां पर हलचल होते हुए देखी, लेकिन वो लोग इसी से इतना डर गए थे कि आगे जाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाए और वहीं से भागकर अपने अपने घर पर लौट आए। दोस्तों, कहा जाता है जो लोग उसे देखने गए थे, एक के बाद एक 12 रातों तक उस गांव में सबकी मौत हो गई। यानी हर रात एक आदमी मारा जाता और मरने से पहला हर कोई यही बात कह रहा था, ये सर कटा भूत हमें नहीं छोड़ेगा। और फिर उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हो जाती। कहा जाता कि जब सुबह तक के उसकी बॉडी को वहां रखते थे लोग अंतिम संस्कार के लिए और सारी तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आदमी मरे और तुरंत ही उसे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो सुबह तक के उसकी बॉडी बिल्कुल काली पड़ जाती। दोस्तों, लोगों ने कई बार सुना है और देखा है कि लाश नीली पड़ गई खून ना होने की वजह से। यूं लगता था कि लाश में से खून निकल गया है, लेकिन ये पहली बार था कि लाश काली पड़ चुकी थी। लोग इससे बहुत ज्यादा डरने लगे थे। इसीलिए बाद में जो 3-4 मौतें हुई, वो लोग जानते थे कि इनकी भी मौत तो निश्चित होनी ही है। कहा जाता है दोस्तों कि उनमें से एक आदमी जो कि गांव छोड़कर भाग गया था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसकी भी मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि जिस दिन वो भागा उसी रात में जिस जगह पर वो जाकर रुका था वहीं पर उसकी मौत हुई, और जब वो भी मारा गया तो उसकी भी लाश पूरी काली पड़ चुकी थी। लोगों के मन में काफी ज्यादा डर था। अब लोग उस जगह के आसपास जो भी रहा करते थे, जिनका घर था, वो अपने अपने घर छोड़कर वहां से जाने लगे,
क्योंकि वो जानते थे कि अब अगर यहाँ पर हम रहे तो हमारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी के साथ दोस्तों उसी गांव में एक दुर्घटना और घटी। दुर्घटना कुछ ऐसी थी कि शाम के समय एक औरत और उसके 2 बच्चे उसी जंगल से लौट रहे थे। सूरज अब भी पूरी तरह डूबा नहीं था। उन लोगों ने देखा कि उन्हें कुछ आदमी, जो कि लगभग 4 से 8 होंगे, वो एक झुंड में बिना सर के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो औरत और वो बच्चे ये देखकर काफी ज्यादा डर गए और जैसे ही वो वहां से भागने के लिए आगे बढ़े कि वो चारों 8 आदमी मिलकर उनका पीछा करने लगे। कहा जाता है कि पता नहीं हमें गलत दिख रहा था या फिर सच में ऐसा हो रहा था। कभी तो वो 4 दिखते और कभी वो 8 हो जाते। उनमें से जो एक लड़का था जिसकी उम्र 10 से 11 साल की थी, उसका ऐसा कहना था कि एक आदमी था उनमें से जिसका सर तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसके गले से खून तब भी निकल रहा था जब हम लोगों ने उसे देखा। उस औरत का ये कहना था कि बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। इसीलिए हम लोग जब वहां से भागे तो हम दोबारा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन गांव के बॉर्डर के आने तक वो लोग हमारा पीछा करने लगे और जैसे ही बॉर्डर खत्म होता है उसके बाद से वो लोग गांव के अंदर कदम नहीं रखे। दोस्तों ऐसी ही और भी कुछ घटनाएं उसी गांव में घटी थी, जिसके बाद लोगों ने वहां पर अपना घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। कहा जाता है कि उस गांव का जो मुखिया था वो एक रात में अकेले जाने का वहां पर निर्णय लिया था और उसने ये बात किसी से नहीं बताई। लेकिन जब रात हुई और वो जाने का वहां पर सोचा, कहा जाता है कि जैसे ही वो अपने घर से निकला उसे सामने ही एक आदमी बिना सर का दिखाई दिया और दोस्तों हवा में ही एक आवाज गूंज उठी, तो मुझसे मिलने आने वाला था ना, देख मैं ही तेरे पास आ गया। जिसके बाद वो मुखिया वहीं पर गिर के बेहोश हो गया और कहा जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। दोस्तों इसके बाद तो गांव में डर का माहौल दुगना हो चुका था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी वो कहानियों की ओर जो कि हमारे पिछले कुछ वीडियो से डिलीट हो चुकी थी। अगर आप लोगों ने सुन रखी थी हमारी वो सारी कहानियाँ तो यहाँ से आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं सुने हो तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है ये अक्षत ने हमें भेजी है। इन्होंने पिछले साल हमें एक कहानी भेजी थी। इनकी कहानी इनकी ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर होती है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षत है। ये कहानी मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी। बात 1999 की है। उस समय मेरे नाना जी तूफ़ानी बारिश में अपने टांगे के साथ अपने घर लौट रहे थे। उनके टांगे में बहुत सारे खेत का सामान रखा हुआ था और वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उसकी एक वजह ये थी कि रास्ता बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फिसलने वाला हो चुका था। गांव के कच्चे रास्ते पर जब भी बारिश पड़ती है तो कीचड़ बहुत हो जाता है। इसी के साथ वो रास्ता फिसलता भी कुछ ज़्यादा ही है। धीरे धीरे जब वो अपने टांगे के साथ अपने घर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक उनका टांगा चलते चलते एकदम से रुक गया। उनके टांगे को खींचने वाली जो गाय थी वो एकदम से रुक गई। कहते हैं गाय एक पवित्र जानवर है, इसीलिए उसे हर बुरी शक्ति दिखाई देती है जो कि शायद ही इंसान की आंखें नहीं देख सकती। जब वहाँ पर उनकी गाय रुकी जो उनके टांगे को खींच रही थी, उन्होंने सबसे पहले टांगे से नीचे उतरकर उसी टांगे के दोनों बड़े बड़े टायर को देखा, लेकिन टायर कहीं फंसे हुए नहीं थे। वो टायर भी लकड़े के हुआ करते थे। नाना जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ये गाय क्यों रुक गई। मेरे नाना जी ये भी बताते हैं कि वैसे तो टांगे में लोग गाय को नहीं बैल को रखते हैं, लेकिन उनका जो बैल था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए पिछले 3-4 दिन से ही उन्होंने टांगे में अपनी गाय को जोड़ दिया था और इसी वजह से वो ज़्यादा दूर अपने घर से नहीं जाते थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, लगभग उनका घर आने में अब भी 2.5 किलोमीटर जितना रास्ता बचा हुआ था। साइड में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। बारिश
और भी ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। अचानक से उनकी नज़र उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। हम लोगों में ये माना जाता है कि पीपल का पेड़ जो होता है वो सभी नेगेटिव शक्तियों को, यानी कि जो बुरी शक्ति होती है, जैसा कि भटकती हुई आत्मा, उनको अपने अंदर या अपने ऊपर पनाह दे देता है। नाना जी के मन में तुरंत ही ये बात आई। उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है ये पीपल के पेड़ पर ही कोई ऐसी आत्मा होगी जो नहीं चाहती कि मैं आगे जाऊं, और हो सकता है कि वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। उस तूफानी बारिश में नाना जी ने देखा कि कुछ तो है जो कि काले रंग का है और काफ़ी बड़ा सा है। वो धीरे धीरे पेड़ पर से उतर रहा है। ज़ोरदार बारिश की वजह से उसे साफ साफ देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या था समझ में नहीं आया। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, नाना जी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। थोड़ा नीचे उतरने के बाद वो पेड़ पर एकदम से रुक गया और एक झटके से उसने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा दी। उसकी आंखें चमकती हुई लाल आग की जैसी लग रही थी। इसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो नाना जी को या तो नुकसान पहुंचाने आ रहा है या उन्हें जान से मारने के लिए। देखकर तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसने कई सालों से कुछ नहीं खाया हो और आज वो नाना जी को जान से मारकर पूरा के पूरा खा जाएगा। नाना जी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उस बारिश में भी उन्हें पसीने छूट रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा उस काली शक्ति ने तुरंत पेड़ से नीचे नहीं उतरा, बल्कि पेड़ पर से ही छलांग लगा दी टांगे के ऊपर। जैसे ही उसने टांगे के ऊपर छलांग लगाई, उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि टांगा टूट गया। नाना जी ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और जो गाय टांगे से बंधी हुई थी वो घबराकर इधर से उधर तेज़ी के साथ भागने लगी और मेरे नाना जी उसी कीचड़ में नीचे गिर गए। उनके कपड़े भी बहुत मैले हो चुके थे। जब वो उठकर अपने आसपास देखने लगे तो पाया कि वो काली शक्ति जो थी अब उनसे लगभग 2 मीटर की ही दूरी पर खड़ी हुई थी। नाना जी उठकर वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन इतना जानते थे कि कितना भी तेज़ भाग लें, परंतु उस बुरी शक्ति से ज़्यादा तेज़ वो नहीं भाग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वहीं खड़े होकर उसका डटकर मुकाबला करने का सोच लिया और नाना जी वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने देखा कि वो काली शक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए उन्हें घसीटते हुए खेतों में ले जाने लगी। नाना जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, लेकिन शाम के कुछ 8:30 बज चुके थे। तब तक तो गांव में सभी लोग सो जाया करते थे। कौन नाना जी की आवाज़ सुनेगा, और इतनी ज़ोरदार बारिश में उनकी आवाज़ किसी के भी घर तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल था। नाना जी ने मन ही मन सोच लिया था, आज तो मौत तय है मेरी। कि फिर अचानक उन्होंने देखा कि वो बुरी शक्ति कहीं खेतों से खींचते हुए उन्हें एक दूसरे पीपल के पेड़ के पास ले जा पहुंची और उसके बाद वो बुरी शक्ति उन्हें पीपल के पेड़ पर ऊपर खींचते हुए ले जाने लगी। लगभग 10 फीट तक उस बुरी शक्ति ने नाना जी को खींचा और उसके बाद उस पेड़ पर से छोड़ दिया। नाना जी शरीर में हैवी थे, जिस वजह से वो एक ज़ोर की आवाज़ करते हुए नीचे ज़मीन पर गिरे और उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई। यही नहीं, ठंड की वजह से अब उनके हाथ पैर भी मानो जकड़ से गए थे। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं ना कि ठंडियों में मार कुछ ज़्यादा ही दर्द करता है, वैसे ही हाल मेरे नाना जी का हुआ था। मेरे नाना जी अभी उस पेड़ के नीचे लेटे ही हुए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि ऊपर की तरफ वही बुरी शक्ति उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और मानो अब वो उनके ही ऊपर छलांग लगाने वाली है। नाना जी समझ चुके थे, अगर इसने मुझ पर छलांग लगा दी तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। इसीलिए वो रेंगते हुए अपने दर्दों को सिमटते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे। जैसा तैसा वो लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि दोबारा उस बुरी शक्ति ने उन्हें पैर के बल घसीटना शुरू कर दिया और फिर से खेतों से घसीटते हुए वही पहले वाले पीपल के पेड़ के पास ले आई, जहाँ पर नाना जी को वो काली शक्ति पहली बार दिखी थी। इस बार उस काली शक्ति ने
वही पीपल के पेड़ पर उन्हें घसीटते हुए ऊपर लेकर गई और लगभग 10 फीट की ऊंचाई से उन्हें दोबारा नीचे फेंक दिया। इस बार तो नाना जी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर नाना जी ने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। वो पत्थर ना जाने कहाँ से उसके पास आया। वो ऊपर से नाना जी को देखकर मुस्कुरा रहा था और पत्थर छोड़ने ही वाला था कि तभी तुरंत नाना जी करवट बदलकर दूसरी ओर आगे निकल गए और वो पत्थर ज़मीन पर एक ज़ोर की आवाज़ के साथ गिरा। नाना जी मन ही मन सोचने लगे, अब तो बच गया, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। ये सब चल ही रहा था कि उनकी जो गाय थी, जो कि टांगे से जुड़ी हुई थी टूटे हुए, वो एकदम से भागते हुए नाना जी के सर के पास आकर खड़ी हो गई। पता नहीं ऐसा उसने कैसे किया। उस गाय को देखकर वो बुरी शक्ति, जो कि अब तक नाना जी को परेशान कर रही थी, अब वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी। इसमें एक सवाल ये था कि शायद वो बुरी शक्ति गाय से डर रही थी। लेकिन अगर वो गाय से डर रही थी तो पहले उसने हमला कैसे किया? लेकिन नाना जी को इसका जवाब तुरंत ही मिला। उसने गाय पर हमला नहीं किया था और ना ही नाना जी पर। उसने हमला टांगे के ऊपर किया था। वो जानता था कि अगर टांगा टूट जाएगा तो नाना जी भी नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। बस उसी का फ़ायदा उसने उठा लिया था। अब नाना जी ये सोचने लगे कि इससे बचा कैसा जाए, और तुरंत ही नाना जी उठकर खड़े हो गए और गाय के पास चले गए। तभी वो बुरी शक्ति एकदम से पेड़ पर ऐसा चिपक गई जैसा मानो पेड़ पर कोई गोंद का टुकड़ा हो। अब वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाना जी ये देखकर समझ गए थे कि अगर आज जिंदा बचकर जाना है तो इसी गाय के साथ मुझे अपने घर तक जाना होगा। फिर धीरे धीरे अपनी गाय के साथ वो अपने घर चले गए। नाना जी बताते हैं कि मुझे 2.5 किलोमीटर का रास्ता पार करने काफ़ी समय लग गया, लेकिन वो पूरे रास्ते मैंने उस काली शक्ति को अपना पीछा करते हुए देखा। वो छुप छुप कर मेरा पीछा कर रही थी और शायद यही इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं अपनी गाय से दूर हो जाऊं और उसका खाना बन जाऊं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन मैं एकदम सही से अपने घर तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद लगभग 1.5 महीने का समय लगा मुझे ठीक होने में, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर उस दिन गाय माता नहीं होती तो मेरा बच पाना भी नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी हमारी अक्षत जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है यह हमें शालिनी जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, लेकिन ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ वेस्ट बंगाल में घटी। दरअसल मेरी लव मैरिज होने के बाद मैं वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गई थी। वहाँ जाने के बाद शुरुआत में तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली, लेकिन क्या पता था कि आगे मैं कुछ ऐसा भी देखने वाली हूँ या मुझे कुछ ऐसा भी अनुभव होने वाला है जो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना किया हो। ये बात 1999 की है। तब वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में मेरे पति के दादा दादी रहते थे, तो इसीलिए मुझे भी वहाँ पर एक दिन जाना पड़ा। दरअसल हम लोग वहाँ पर 4 से 5 दिन रुकने के लिए गए हुए थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ से उनका गांव लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ गांव पहुँची तो मुझे लोगों से ये सुनने को मिला कि जिस हवेली में हम लोग रहने के लिए गए हैं वो हवेली भूतिया है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि ये सब खाली लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उनकी बातों को मान लिया। हवेली वाकई में एकदम खंडर पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे पति के सिर्फ दादा दादी ही रहते थे और एक बूढ़ा सा केयरटेकर था। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि क्या पता वो दादा दादी का ध्यान रख भी पाता होगा या नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, उस हवेली में लगभग 17-18 कमरे होंगे, लेकिन दादा दादी तो नीचे के एक छोटे से कमरे में रहते थे। यही नहीं, वो जो केयरटेकर था वो भी उनके साथ नीचे के ही उनके ही बाजू के कमरे में रहा करता था। इसीलिए पूरी हवेली मानो एकदम वीरान और खंडर सी पड़ी थी। हवेली को देखकर ऐसा लगता था कि पिछले कई सालों से इसकी सफाई तक ना हुई हो। मैंने अपने पति से कहा कि हवेली कितनी गंदी है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इससे क्या, हमें तो कुछ दिन रहना है और फिर निकल जाना है। मैं शायद अब तक ये नहीं जानती थी कि मेरे पति जो मुझे लेकर वहाँ पर गए हैं वो उस हवेली को बेचने के चक्कर में थे। वो इसलिए भी क्योंकि अब दादा दादी अकेले नहीं रह सकते थे।
तो मेरे पति ने ये सोचा कि क्यों ना हवेली बेचकर दादा दादी को अपने साथ ही रख लिया जाए। दरअसल जो मेरे पति के माँ बाप है वो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन हाँ, दादा दादी दोनों थे। और मेरे हस्बैंड अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए शायद उन्होंने ये फैसला लिया था। वो दिन जिस दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए कब खाना खाकर सो गए हमें पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह हुई तो कुछ पार्टियां हमारे घर पर आने लगी जो उस घर को लेने वाली थी। हवेली देखकर शायद ऐसा लग रहा था कि वो लोग लेंगे ही नहीं, लेकिन एक आदमी ने कहा कि मैं ये लेने को तैयार हूँ, परंतु अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। मेरे पति ने उनसे कहा, इस बीच अगर हमें कोई दूसरी पार्टी मिल जाएगी तो हम उसे बेच देंगे, और नहीं तो फिर आप ही को बेचेंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद शाम में मैं, मेरे पति, दादा दादी हम लोग उसी हवेली के आंगन में बैठे हुए थे। मैंने ऐसी ही हवेली को देखते हुए कहा कि इसके पीछे कितना बड़ा गार्डन है और गार्डन कितना गंदा है, कोई सफाई तक नहीं करता। तभी उस केयरटेकर ने मुझे ऐसा घूर कर देखा जैसा मानो पता नहीं मैंने उसे कुछ बुरा भला कह दिया हो। उसका ये कहना था कि वो जगह हमारी नहीं है। मैंने कहा, हमारी नहीं है? वो जगह हमारी ही तो है, हवेली के बाउंड्री के अंदर आती है। जिस पर उसने फिर से मुझे देखते हुए कहा, हमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे आदमी की है। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति रहती है जो उस जगह को साफ नहीं रखना चाहती। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद मैंने अजीब सी शक्ल बनाकर अपने पति को देखा। मेरे पति ने मुझे देखकर मुस्कुराया और वो केयरटेकर भी हमें देखकर मुस्कुराने लगा, मानो वो ऐसा जाहिर कर रहा था जैसा अभी जो भी उसने बातें कही है वो सिर्फ एक मजाक था। वैसे तो मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और हम लोग अपनी ही हंसी मजाक और बातों में लग गए। जब रात हुई तब कुछ 9 बजे हम सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। वो दिन मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे पति ने मुझसे कहा कि सो जाओ, ये सब तुम्हारा वहम है। लगभग 1.5 घंटे के बाद मेरे पति सो चुके थे। मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कोई बहुत बड़ी चीज़ ऊपर से ज़मीन पर आकर गिरी हो। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक कुर्सी जो ऊपर रखी हुई थी, हो सकता है कि वही कुर्सी ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिर गई होगी। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर जब बाहर आई तब मैंने देखा कि एक बड़ी सी कुर्सी हवा में उड़ रही थी, मानो कोई उसे हवा में ही पकड़ कर रखा था। और मेरे देखते साथ वो कुर्सी एक ज़ोर की आवाज़ करते हुए नीचे ज़मीन पर गिरी। मैंने ये देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पति, जो कि अंदर सो रहे थे, वो दौड़ते हुए मेरी ओर आए। कहने लगे, क्या बात हुई? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ऐसा कहना था कि अरे ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम नींद में हो। जबकि मैं तो सोई नहीं थी, तो मैं नींद में कहाँ से हो सकती थी। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। अगली सुबह में दादा और दादी वो दोनों ही मुझसे आकर कहने लगे कि पिछली रात में तुमने क्यों चिल्लाया था। शायद मुझे लगता है कि उन्हें इस सब के बारे में पहले से पता था या वो लोग जान चुके थे। मैंने दादी जी को पूरी बातें बताई। दादी जी मुझसे कहने लगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद भी हमें अनदेखा करना पड़ता है और इसी में हमारी भलाई है। मैंने दादी जी से पूछा, यानी कि आप जानती है कि इस हवेली में भूत चुड़ैलों का साया है? वो मेरी ओर देखी और शायद शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उनसे दोबारा कहा, दादी जब यहाँ पर भूत और प्रेत रहते हैं तो आप लोग इस हवेली को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन इस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने भी तीसरी बार पूछना ठीक नहीं समझा और चुप हो गई। जो कुर्सी ऊपर से नीचे गिरी थी, दरअसल वो कुर्सी ऊपर पैसेज में ऐसी पड़ी हुई थी कि मानो हल्का सा भी धक्का अगर उसे लग जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगी। और जब मैं हवेली में घुसी थी, मैंने तभी ही पहले ही दिन केयरटेकर से कहा था कि वो कुर्सी कभी भी गिर सकती है, उसे ठीक से रखना। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया था और मुझे देखकर कहने लगा कि पिछले कई सालों से नहीं गिरी है तो अब कैसे गिरेगी। एक अजीब बात यह भी थी कि जो कुर्सी मैंने नीचे गिरते हुए देखी थी, अब वो कुर्सी ठीक उसी जगह पर थी जहां पिछले दिन रखी हुई थी।
और कुर्सी को ऐसी हालत में देखने के बाद मैंने केयर टेकर को आवाज़ लगाया। जब केयर टेकर मेरे पास आया तो मैंने उसे बहुत डांट लगाई। मैंने उससे कहा, तुमने कुर्सी रखी तो वापस से वैसी जगह पर रखी जहाँ से कुर्सी दोबारा गिर सकती है, थोड़ा अंदर रखते। उसका एक अजीब सा जवाब था, शायद वो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। उसने कहा कि कुर्सी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया, तो मैं क्यों उस कुर्सी को नीचे से ऊपर जाकर रखूँगा। मुझे पता भी नहीं है कि कुर्सी की आप क्यों बात कर रही हो बार बार। इस बार उसके जवाब देने में पता नहीं गुस्सा नज़र आ रहा था। मैंने घर पर अपने पति से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि नहीं, मैंने नहीं रखा। लेकिन मानो उन्हें कोई परवाह भी नहीं थी। उनका ये कहना था, अरे जाने दो, किसी ने भी रखा होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा था। मैं दोबारा दादी के पास गई और उनसे पूछने लगी। उन्होंने कहा कि घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपने आप ही हो रही है, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है, और अच्छा ही होगा कि अगर तुम भी इन सब बातों पर ध्यान ना दो। मुझे पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था, और डर की वजह से मुझे मन ही मन बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त उस हवेली को छोड़कर वहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। उस वक्त वहाँ से चले जाना ये मेरे बस की बात नहीं थी। एक अजीब बात मैंने ये भी देखा था कि जब तक कि मैं वहाँ पर थी तब तक मैं रोज़ाना हवेली के आंगन में एक कौवे को मरा पड़ा देखती थी। वो कौवा इतनी बुरी तरीके से मरा पड़ा होता था जिसे देखकर यह महसूस होता था कि किसी ने उस पर छुरी या चाकू से मानो हमला करके मारा हो। कौवे का काला रंग खून की वजह से लाल हो जाया करता था। मैंने अपने पति से पूछा, जिस पर उन्होंने कहा, अरे कोई जंगली जानवर हमला कर देता होगा। लेकिन एक अजीब बात तो ये भी थी कि क्या रोज़ाना जानवर हमला करके बस कौवे को जान से मारकर चला जाता है, उसे खाता क्यों नहीं है। यहाँ तक भी बात ठीक थी। जब कुछ दूसरा या तीसरा दिन था तब मैं हवेली के पीछे वाले गार्डन में गई, जो कि बहुत गंदा पड़ा था। जिस गार्डन के बारे में उस केयरटेकर ने मुझसे मजाक में कहा था कि वहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती है जो नहीं चाहती है कि उनका इलाका साफ हो जाए। जब मैं वहाँ पर गई तब मुझे एक अजीब सी गंध आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई मांस का टुकड़ा पिछले कई 100 सालों से सड़ गया हो, और वैसी गंध में वहाँ पर खड़ा रहना मानो नामुमकिन जैसा था। मैं तुरंत वहाँ से भागकर दूसरी ओर आ गई। जाकर मैंने अपने पति से फिर से ये सारी बातें कही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था या तो वो ये सब जानकर भी अनजान बन रहे थे, या फिर यूँ कहिए कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इन सब में पड़ूं, या फिर इन सब से मैं डर कर मेरे पति से वहाँ से चलने के लिए कहूँ। सारी बातें तो ठीक थी। अब कुछ तीसरा दिन था, शाम के लगभग 5 या 6 बज रहे होंगे। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ मानो पूरी हवेली में से गूंज कर आ रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे से बाहर निकलकर वो आवाज़ की ओर देखने लगी, बल्कि यूँ कहिए कि वो आवाज़ के बारे में जानने लगी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो दिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरे पति, केयर टेकर और दादा दादी ये कहीं गए हुए थे, शायद मंदिर गए थे या किसी काम से गए हुए थे। मैं हवेली में अकेले ही थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि हमें आने में 2 या 3 घंटे लगेंगे। लगभग 7 बजे तक तो उन्हें वापस लौट ही जाना था। मैं वहाँ पर बैठकर ये सोचने लगी कि हवेली में मेरे अलावा तो कोई नहीं है, तो ये आवाज़ कैसी है। वो आवाज़ मानो एकदम जाड़ी सी थी और आवाज़ कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो क्या कह रही थी ये मुझे नहीं समझ में आया। शायद वो कुछ बंगाली भाषा में कहना चाह रही हो। मुझे वैसे भी बंगाल की भाषा आती ही नहीं थी। मैंने जब ध्यान से सुना तो दोबारा मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, और इस बार भी वो आवाज़ बंगाल की भाषा में कुछ कह रही थी। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई और तुरंत हवेली से बाहर निकल गई। मैंने अब ठान लिया था कि जब तक मेरे घर वाले नहीं आ जाएंगे मैं इस हवेली में दोबारा अंदर नहीं जाऊंगी। शायद इसीलिए मैं हवेली के बाहर खड़े रहकर इंतज़ार कर रही थी। एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि वो हवेली कई सालों पुरानी थी। लगभग आज उस हवेली को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, और वो हवेली आज तो वहाँ पर है भी नहीं। उसे तोड़ ताड़ कर वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन और एक छोटा सा होटल बना दिया गया है। शायद इसीलिए बना दिया गया। अगर वो हवेली आज भी वहाँ होती तो उस हवेली में रहने वाली बुरी आत्माएं लोगों को परेशान करते रहती।
मैं जब हवेली के बाहर खड़ी थी तब मुझे एक औरत दिखाई दी। वो औरत वैसे तो मुझे जानती थी। वो मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि क्या बात है, आप बाहर खड़े हो। मैंने उस औरत को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी। उस औरत का ये कहना था कि आपके दादा दादी पता नहीं इस हवेली में कैसा रहते हैं, क्योंकि गांव का हर बच्चा तक ये बात को जानता है कि इस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। मैंने कहा अगर सच में ऐसा है तो वो मेरे दादा दादी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। जिस पर उनका कहना यह था कि दादा दादी ना तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही बुरी आत्माएं उन्हें। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। जिस पर उस औरत ने कहा कि दादा दादी जानते सब कुछ है कि बुरी आत्माएं इनकी हवेली में रहती है, लेकिन कभी भी दादा दादी ने उन बुरी आत्माओं के बीच में जाने का नहीं सोचा, जैसा कि तुम कर रही हो। मैंने कहा कि मैंने क्या किया। जिस पर उस औरत ने कहा मैं सब जानती हूँ। जैसा कि आपके हवेली के आंगन में जो मरे हुए कौवे मिलते हैं, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो। रात में आवाज़ें आती है तो आप अपना कमरा खोल के बाहर निकल जाते हो। उस औरत का ये सब कहना था कि मैं दंग रह गई। ये सब तो मेरे घर की बातें थी, फिर बाहर की किसी औरत को कैसे पता चली। अब मैं इंतज़ार करने लगी मेरे घर वालों के आने का। जब मेरे घर वाले आए तो मैंने उन लोगों को सारी बातें बताई। उन लोगों ने कहा कि ये तो नामुमकिन है। मेरे पति मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ, जो दादी जी थी उन्होंने मेरी बात को मान लिया। जो मुझे अपने कमरे में लेकर गए। उनका कहना यह था कि जो औरत तुम्हें मिली थी वो खुद एक आत्मा थी। मैं ये सुनकर दंग रह गई और डर के मारे कांपने लगी। मैंने उनसे कहा दादी जी आप ये क्या कह रही हो। जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक सुन रही हो। वो एक आत्मा थी, इसीलिए वो तुम्हें ये संदेश देना चाहती थी घर में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल शांत रहो। बस फिर क्या था, जब दादी जी से मैंने ये बात सुन ली तो मैं उसी वक्त अपने पति से ज़िद करने लगी कि मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। मेरे पति ने भी मेरे दादा दादी को लिया और हम सभी लोग उस हवेली को उसी वक्त छोड़कर निकल गए। लगभग 6-8 महीने के बाद हमारी हवेली आखिरकार बिक ही गई और वहाँ आज एक छोटा सा होटल और एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बन चुका है। वैसे तो मैं नहीं जानती कि अब वो हवेली की आत्माएं कहाँ चली गई होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ कि बुरी आत्माओं को देखने के बाद या उनके होने का एहसास हो जाने के बाद आदमी ज़िंदगी में कभी भी इस बात को नहीं नकार सकता कि आत्माएं नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी शालिनी जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये एक अजीब सी कहानी है। शायद आप लोगों को सुनकर इस पर विश्वास भी ना हो। चलिए पहले कहानी सुनते हैं। दुनिया में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है। दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, तो वहीं दूसरी जगह कुछ बुरी चीज़ें हैं जो बेमतलब अनजान जगहों पर लोगों को परेशान करती है। इसे बिना जाने उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा नुकसान भी कभी कभार भुगतना पड़ता है। मुझे बचपन से ही गाना गाने और सुनने का बहुत शौक था। यही एक कारण था कि मैं बचपन से ही अपने गाना गाने पर बहुत प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत ही कम उम्र में सुरों को सीख लिया था और आगे चलकर एक गायक बनना चाहता था। सुबह शाम मेरे दिमाग में सिर्फ कैसे गाने के सुरों को और अच्छी तरह से गाऊं या फिर और अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलाऊं, यही चलता रहता था, जिससे वो किसी का मन जीत ले। और मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था इसके पीछे। मैं सुबह शाम पुराने महान गायकों के जीवन पढ़ता रहता था। मुझे ये जानने में बहुत रुचि होती थी कि कैसे कोई एक मामूली सा गायक पूरी दुनिया के गीत को अपने एक अलग नज़रिए से बदल देता है और एक महान गायक भी बन जाता है। इन महान लोगों के जीवन पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलती थी। इसीलिए मैं सुबह शाम म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाया करता था। मैं भी अपनी एक नई धुन बनाना चाहता था जो सबसे अलग हो, जिसे सुनने के बाद कोई भी उसकी धुन में मोहित हो जाए और जो कोई भी कभी उसे गाए तो उसका मन खुश हो जाए।
मैं बस सुबह शाम यही सोचता रहता था कि कैसे ऐसी धुन बनाई जाए, क्योंकि ये कहना तो काफ़ी सरल था, पर इसे पूरा करना अब भी बाकी था और शायद इसे पूरा करने में कई दिन लग भी सकते थे। इसी सोच में एक दिन मैं म्यूज़िक लाइब्रेरी में गया। मैंने लगभग उस लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी, इसीलिए उस लाइब्रेरी की कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं था जिसमें से कोई किताब पढ़ना मेरा बाकी रह गया था। और सच कहूँ तो एक बात ये भी थी कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर मैं घंटों अपने बिताया ना हूँ। मैंने सोचा कि आज कुछ अलग पढ़ा जाए। आज कोई और सेक्शन को घूमता हूँ और देखता हूँ कि अगर कोई नई बुक आ गई होगी तो उसे पढ़ लूँगा। मैं काफ़ी समय तक ढूंढता रहा, लेकिन हैरानी तो मुझे तब हुई जब मुझे ऐसा कोई सेक्शन या ऐसी कोई किताब दिखी ही नहीं जो कि मुझसे बच गई थी, जहाँ पर मैं जाकर कुछ नया पढ़ सकूँ। उस दिन वहाँ पर नया लाइब्रेरियन आया था। लाइब्रेरियन दिखने में बहुत अच्छा आदमी लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ पर कोई ये नया सेक्शन नहीं है, यानी कि कोई और नई किताबें नहीं आई हैं? वो लाइब्रेरियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर भी कोई हाव भाव नहीं आए। बस उसने अपने हाथों से एक इशारा किया। वो मुझे लाइब्रेरी के आखिरी सेक्शन की तरफ इशारा दिखा रहा था और वहाँ जाने के लिए शायद मुझसे कह रहा था, पर मैं उस सेक्शन को काफ़ी बार पढ़ चुका था। मैं फिर भी अपने ही मन में सोचने लगा कि ये क्या बात कर रहा है, क्या इसे मालूम नहीं मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने मन में सोचा कि यह तो नया आया है, इसे क्या ही पता होगा। वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ, और फिर मैं वहाँ जाते ही जो मैंने देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। मैंने फिर लाइब्रेरी का एक नया सेक्शन देखा जो दिखने में कोई भी सेक्शन जैसा नहीं लग रहा था। वो कुछ बुक्स का बस एक संगठन था जो एक आखिरी सेक्शन के रूप में बना हुआ था। मैंने लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछा तो उसका जवाब आया, मैं आज यहाँ नया आया हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कोई किताबें चाहिए तो ले लो। मैं उस सेक्शन में किताबें ढूंढने लगा। हालांकि वहाँ पर सिर्फ 15 से 20 किताबें ही थी, पर सभी अनमोल लग रही थी। मैंने उसमें से एक किताब निकाला। वो किताब मुझे पढ़ने में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर लिखी हुई लिपि संस्कृत में थी। मैंने उस किताब को जैसे ही उस कबर्ड से निकाला, एक एक करके सारे किताब वहाँ से गिरने लगे। ये देखने में काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। वो सेक्शन दूसरे सेक्शन से भी जुड़ा हुआ था और दूसरे सेक्शन में भी बहुत सारी किताबें थी, पर जैसे ही मैंने आखिरी सेक्शन की किताब निकाली, उसकी ही सारी किताबें गिर पड़ी, पर दूसरे सेक्शन के किताबों को कुछ नहीं हुआ। मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। घर जाते ही मैंने उस किताबों को बिस्तर पर रखा और जाकर हाथ मुंह धोने लगा। मैं खाना पीना खाकर रात को आराम करने के लिए लेटा और फिर मैंने इस बुक को पढ़ने का फैसला किया। किताब बाहर से बहुत मोटी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थी। मैंने किताब खोलने की कोशिश की, पर किताब खोल ही नहीं रही थी, जैसा मानो किसी ने इसे गोंद से चिपका दिया है। मैंने बहुत दम लगाया और अचानक से किताब एक ढक्कन की तरह खुल गई। वो एक किताब नहीं थी, बल्कि वो बॉक्स था जो कि किताब जैसा लग रहा था, जिसके ऊपर किताब का रंग दिया हुआ था। वो बक्से के अंदर एक बड़ा सा सीडी था। मुझे एक बात तो पता थी कि ये सीडी अभी के समय का नहीं है और इसे पुराने समय में यूज़ किया जाता था गाना सुनने के लिए। ये सीडी सिर्फ ग्रामोफोन में लगता था। मैंने इस सीडी को ग्रामोफोन में लगाने की काफ़ी कोशिश की। हालांकि सीडी का आकार ग्रामोफोन के हिसाब से एकदम सही था, पर फिर भी ये लग नहीं रही थी। मैं थक हार कर मानो खुद ही हार मान लिया, क्योंकि जब सीडी ही नहीं लग रही है तब मैं इसे सुनूंगा कैसे। किचन में जाकर मैं खाना निकालने के लिए अपने हाथ में प्लेट लिया ही था कि तभी एक मनमोहक सी ध्वनि का मुझे आभास हुआ। ये ध्वनि बहुत मोहित करने वाली थी। शुरू शुरू में इस धुन ने मुझे अपने जाल में घेर लिया, पर कुछ 2 मिनट बाद इस धुन का आवाज़ एकदम खौफनाक सा
चीखता हुआ सुनाई दे रहा था और अचानक से आवाज़ बदलकर बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया था। ये धुन अब एक खौफनाक रूप लेने वाली थी शायद। मैंने सोचा कि कौन ऐसा अजीब सा गाना गा रहा है। मैंने अपने हॉल में आकर देखा तो ग्रामोफोन में वो CDF फिट हो चुकी थी और चलने भी लगी थी। ये सीडी से ही ये धुन निकल रही थी। ये धुन सुन के मालूम पड़ता था कि इस गीत के किसी बड़े जानकार ने इसे बनाया है, पर यह धुन किसी को मार डालने से, किसी को हानि पहुंचाने का इच्छा में बनाई हुई थी। एक संगीत का जानकार होते हुए मुझे पता था कि यह धुन अच्छाई को या खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मुझे ये ध्वनि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने ग्रामोफोन को बंद किया और किचन की तरफ बढ़ने लगा। पर अचानक से फिर से ये धुन वापस बजना शुरू हो गई और इस बात ने मुझे हल्का सा डरा दिया था। फिर से पीछे मुड़कर देखा तो सीडी अभी भी ग्रामोफोन में लगी हुई थी। मुझे लगा कि गलती से छूट गई होगी। मैंने फिर से ग्रामोफोन को बंद किया था और सीडी निकालकर टेबल पर रख दिया। इस बार भी मैं मुड़ा ही था कि धुन वापस से बजना शुरू हो गई। अब मानो मेरे अंदर एक डर की सिरहन दौड़ने लगी। हाथ पैर मेरे हल्के हल्के कांपने लगे थे और शायद जिस चीज़ की मुझे आशंका थी वो घटने वाली थी मेरे साथ। मैंने अब ग्रामोफोन का प्लग भी निकाल दिया, पर आश्चर्य की बात ये थी कि ग्रामोफोन का प्लग निकालने के बाद भी वो धुन की आवाज़ ग्रामोफोन से आ रही थी। वो धुन कुछ क्षण के लिए भी नहीं रुक रही थी और अब वो धुन मुझे मोहित से ज़्यादा पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से वो किताब को ढूंढने की कोशिश की जिसमें से सीडी निकली थी। उस किताब पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैं उस किताब की संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट किया और तब जो लिखा हुआ था वो मुझे डराने के लिए काफ़ी था। उस पर लिखा था, ये मौत की धुन है और आत्माएं काली शक्तियों को अपने पास बुलाती है। ये धुन कृपया करके ना बजाइए। हो सकता है कि इससे आपकी जान भी चले जाए और ये आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा दे। सच में जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मेरी रूह कांप गई। ये बात सुनकर मानो मेरा दिल बाहर आ गया था। मैंने इस किताब को वापस से लाइब्रेरी में रख देने का सोचा, पर रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं इसे कल दे दूंगा ये सोचकर मैं चुपचाप अपने कमरे में जाने को लगा ही था कि मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और सच में वो आवाज़ भी दिल दहला देने वाली थी। और उस आवाज़ से डरकर मैंने खेत में जाकर सोने का सोचा। सुबह मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई। मैंने पूरी रात खेत में बिताई थी। फिर मैं घर के अंदर गया। घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए मैं घर के दरवाजे से ही लौट रहा था, पर वो ग्रामोफोन का मुझे अब भी हल्का सा आवाज़ आ रहा था। मैंने जब अंदर जाकर देखा तो ग्रामोफोन बिना लाइट के बजे ही जा रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात थी। मैंने फिर उस सीडी को उस ग्रामोफोन से निकालने की कोशिश की, लेकिन मानो कि वो सीडी उस ग्रामोफोन से अलग होना ही नहीं चाह रही थी। मेरे ज़ोर से खींचने पर वो सीडी के 2 टुकड़े हो गए। वो टूटे हुए टुकड़े को मैंने किताब में रखा और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचते ही मुझे पुराने लाइब्रेरियन मिले। मैंने उन्हें इस किताब के बारे में सारी बात बता दी, पर जब किताब खोलकर मैंने उन्हें उस सीडी को दिखाना चाहा, यानी कि सीडी दिखाने की कोशिश की, तब वो खुल ही नहीं रही थी। और सच कहूँ तो मुझे ये काफ़ी अजीब लग रहा था। मैंने फिर भी बहुत कोशिश की और तब जाकर वो खुल गई। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी, जितना कि लाइब्रेरियन के लिए थी। उन्होंने कहा कल लाइब्रेरी बंद थी और कोई नया लाइब्रेरियन आया ही नहीं, तो तुम्हें मिला कैसे? और जिस सेक्शन की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर कोई भी नई किताबों का सेक्शन नहीं है। पूरे लाइब्रेरी में कोई भी किताब संस्कृत में नहीं लिखी गई है। मैंने उन्हें उस सेक्शन के पास लेकर जाने की कोशिश की, पर मैं असफल रहा क्योंकि ये बात पूरी तरह से
सच थी कि वहाँ पर कोई सेक्शन नहीं था और वहाँ पर 15-20 किताब का अलग संग्रह नहीं था। वो लाइब्रेरियन अच्छा आदमी था, इसीलिए उन्होंने मेरी सहायता करने की सोची। उन्होंने किताब का नाम गूगल पर सर्च किया, जिससे काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। जैसे कि ये किताब कुछ 15 बनाई गई थी, जिसे पूरे भारतवर्ष में अनजान लोगों को बांट दिया गया था। कहा जाता है कि ये किताब शैतान की पूजा करने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी और कोई भी आदमी जब इस किताब में रखी हुई सीढ़ी की धुन को सुन लेता तो कुछ ही दिनों में वो या तो मर जाता या पागल हो जाता। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब और डरावनी थी। इससे बचने का रास्ता काफ़ी कठिन था। इसके लिए इस सीढ़ी को किसी भी हालत में इस किताब के अंदर बंद करके ही रखना चाहिए और ना ही किसी और को देना चाहिए। जब तक कोई आदमी इस सीढ़ी को खोलकर सुन ना ले तब तक इसे कुछ नहीं हो सकता, और एक बार अगर उसने सुन लिया तो उसे तब कोई बचा नहीं सकता। हैरानी की तो बात यह भी थी कि जिनको मैं अपना गुरु मानता था और जिनके धुनों का मैं अभ्यास करता था, उन्हीं ने ये किताबों को लिखा था। उन्होंने ये धुन बनाई थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि संगीत की दुनिया में जल्दी से नाम बनाने के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का शैतान के साथ सौदा कर लिया था। पर जब वो अपनी बात से मुकर गए तो उन्हें इसका बड़ा अंजाम भुगतना पड़ा। वो शैतान के वादे से मुकरने पर शैतान उन पर हावी हो गया, जिसके कारण उनके बहुत सारे गलत और गैरकानूनी काम सामने आने लगे। उन्होंने कभी शायद ये काम भी किया नहीं था, जिसकी वजह से उनकी गीत की जगत में बहुत आलोचना होने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 दिनों में उन्होंने 15 धुन लिखी थी जो शैतान को समर्पित थी, और शैतान के हावी होने पर ही उन्होंने ये लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी धुन कुछ अजीब सी थी और कुछ लिपियाँ उन्होंने अपने खून से लिखी हुई थी। आगे चल के इन धुनों को सीढ़ी का रूप दे दिया गया। इतना सब सुनने के बाद मैं डर से काँप उठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आते ही मैंने देखा कि वो ग्रामोफोन में अभी भी वो धुन बज रही है, पर इस बार उसकी धुन कुछ अलग ही हो गई थी। और वो सच्चाई थी कि अब वो धुन सुनने के बिल्कुल भी मैं लायक नहीं था। मैंने जब ग्रामोफोन को खोला तो अब उसमें वो सीढ़ी एकदम सही सलामत थी और उस पर हल्का सा खरोच भी नहीं था। मुझे ये देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक और अजीब बात ये थी जो अब तक मैंने गौर नहीं की थी। उस सीढ़ी को लाने से पहले मेरे घर में कुछ दिनों तक काफ़ी अजीब सा माहौल रहता था, यानी कि घर में हमेशा अंधेरा रहता था और अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे वहाँ पर सालों से कोई नहीं आया हो। मैंने कुछ दिन के लिए घर बदलने का फ़ैसला किया और सोचा कि शायद इससे मेरी सारी समस्या टल जाएगी। 2 दिन के लिए मैं अपने दोस्त के घर रहने चला गया, पर इसका परिणाम कुछ ज़्यादा ही प्रभावी नहीं रहा। जिस दिन मैं घर में सो रहा था तो मुझे फिर से वो ध्वनि मेरे कानों में सुनाई पड़ी। अब की बार वो चारों तरफ से आ रही थी। अब मैं इस घर के उस कमरे में नहीं रहना चाहता था। सच में बहुत डर गया था, पर अब ये धुन हर जगह मुझे एक समान आवाज़ में सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि जल्दी मैं ये सुनते सुनते पागल हो जाऊंगा। मुझे ये घर नहीं, अब एक जेल लग रही थी। मुझे बहुत सारे अलग अलग डरावने सपने भी आने लगे और कभी कभी तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरी जान लेना चाहता है। मेरा कोई नहीं था, बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, पर मैं उसे ये धुन नहीं दे सकता था। पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तभी मेरे घर का एक आईना बहुत ज़ोर से टूटा, और जब मैंने उस आईने की तरफ देखा तो उस आईने में मुझे मेरे दोस्त की परछाई दिखाई दे रही थी, और वो आईना तो वैसे भी टूटकर नीचे गिर पड़ा था। मैंने ये ग्रामोफोन अपने गांव में रहने वाले एक ओझा के पास लेकर जाने का फ़ैसला किया। उनको ये ग्रामोफोन दिखाने के बाद
उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा ये पता करने में कि इसके ऊपर एक शैतानी शक्ति हावी है। उन्होंने कहा, इस एक शैतानी शक्ति से पीड़ित व्यक्ति ने लिखा है, वो भी अपने शरीर के रक्त से, जो शैतान को पूरी तरह से समर्पित है, और तुमने इस धुन को बजाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने उनसे इसका समाधान पूछा। उन्होंने कहा, ये ग्रामोफोन इधर ही छोड़ दो और शायद इसका कुछ समाधान निकलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अगले दिन मैं सुबह उठा, पर सब पिछले दिनों के जैसा ही था। अभी भी वो ध्वनि घर के हर कोने में से मुझे सुनाई दे रही थी। फिर मुझे एक खबर पता चली कि ओझा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। उन्होंने मरने से पहले कुछ स्वरों को अपने खून से दीवारों पर लिखा था, जो पढ़ने में बिल्कुल उस धुन के समान ही थे। मेरे दोस्त का जन्मदिन आने वाला था और ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही पड़ा। मैंने वो सीडी को उस ग्रामोफोन से निकालने की बहुत कोशिश की, पर इस बार वो एकदम से निकल गया, जैसे उस सीडी को ज्ञात था कि मैं उसे किसी दूसरे को सौंपने वाला हूँ। मैंने उस सीडी को उसके किताब में रखा और अपने दोस्त के घर पर उसके बर्थडे पार्टी में चला गया। बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई, पर मेरे हाथ से वो सीडी फिसल ही नहीं रही थी। मुझे उसको ये देना ही नहीं था, यानी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे दे ही नहीं पा रहा था। शायद मैं जानता था कि मेरी ये सीडी और ग्रामोफोन देने के बाद उसकी जान को खतरा है। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ से वो किताब छीन लिया और कहा, बिना तोहफा दिए जाएगा क्या? चल इधर लेके आ। मैंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, बस मुड़ के अपने घर की तरफ रोता हुआ भागने लगा। इस बात को बीते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और मेरा दोस्त भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद मेरी गलती की सज़ा उसने भुगता, क्योंकि मैं ये सज़ा अपने परिवार वालों को बिल्कुल नहीं देना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अगली कहानी। जैसा कि कहानी के शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी लगती हैं, पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई होती है या कितनी झूठाई। फिर भी मैंने ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इन कहानियों में से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में।